चलिए अब आपको हर्षदा आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी और आप बातचीत कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की जो खबरों की वजह से एक्शन में रहेंगे। एक तो हमने कुछ हद तक तड़का डिस्कस कर लिया है, दरअसल कल शाम से डिस्कशन चल रहा है बजाज फाइनेंस। कल जब कमाई के अड्डे में अचानक गिरना शुरू हुआ, वो हर्षदा ने पॉइंट आउट करता गिर रहा है, उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स ले लिए। ट्विटर पे लोग पूछ रहे थे बताइए क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया। तब तो हमारे पास भी बताने के लिए कुछ नहीं था, बाजार बंद होते से ही पता चला हमें क्या हुआ है। हर्षदा क्या हुआ है भाई, अब बता देते हैं अपन। तो इनके दो डिजिटल लेंडिंग के प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आरबीआई ने रोक लगा दी है कि इन प्रोडक्ट्स के जरिए आप लेंडिंग नहीं करते हुए दिखाई देने चाहिए। दो प्रोडक्ट्स का नाम है ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड। बेसिकली आरबीआई कहता है कि डिजिटल लेंडिंग की गाइडलाइंस जो आरबीआई ने सामने पेश की थी पिछले साल सितंबर में, उसका उल्लंघन हो रहा है। कंपनी दरअसल की फैक्ट स्टेटमेंट अपने बोरोवर्स को इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं दे रही है। आरबीआई ये भी कहता है कि जो इनके डिजिटल लेंडिंग लोन्स है वहां पर की फैक्ट स्टेटमेंट्स में कुछ डेफिशिएंसीज हैं और उस पर तुरंत प्रभाव से दरअसल बजाज फाइनेंस को काम करने की जरूरत होगी। अब बजाज फाइनेंस ने कहा है कि इस पर हम काम करेंगे और साथ ही साथ जैसे आप लोग सुबह में भी डिस्कस कर रहे थे कि इसका कोई की मटीरियल इम्पैक्ट दरअसल कंपनी के बिजनेस या फिर बिजनेस लोन की जो बांटने के आंकड़े हैं डिसबर्समेंट्स पर नहीं आता हुआ दिखाई देगा। हम सब जानते हैं कि डिजिटल लेंडिंग एक जरिया है बजाज फाइनेंस को नए कस्टमर्स अपने साथ जोड़ने का, लेकिन अभी उनके रेगुलर बिजनेस से जो कोर डिसबर्समेंट वाले आंकड़े हैं उसमें बहुत कम हिस्सा रखता है। लेकिन क्लियरली एक झटका है क्योंकि आरबीआई जैसा बड़ा रेगुलेटर इस तरह का एक्शन इस कंपनी पर ले रहा है। और ये आरबीआई जो रेगुलेटर है, ऐसे ही सिमिलर एक्शंस आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब कार्ड्स पे, एचडीएफसी बैंक पे गाज गिरी थी, मास्टर कार्ड पे गाज गिरी थी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे गाज गिरी थी। याद होगा आपको सारी तस्वीरें। इंपैक्ट आता है कल, लेकिन ऑलरेडी आ गया सरप्राइजिंगली। दिन के हाई से तो सेकंड हाफ में 3% करेक्ट कर गया ये स्टॉक। तेजी वाला स्टॉक था जो अचानक गिरना शुरू हो गया। अब इसका कल खबर तो निगेटिव है। उसका आकलन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, लेकिन इंटरनल्स कहते हैं 5% ऑफ टोटल क्लाइंट्स इन दोनों प्रोडक्ट्स में, 0.2% ऑफ डिसबर्सल्स, प्रॉफिट्स का 6% का इंपैक्ट। पर अजम्पशन ये है इन सब में कि ये लिंगर ऑन करेगा। रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कुड बी रिजॉल्व सून, तो शायद उतना खामियाजा ना भुगतना पड़े। पर खबर तो बुरी है। ऐसे में पहले चार्ट्स के समीकरण समझ लेता हूं। मानस, बजाज फाइनेंस, देखिए कल का जो लो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि वो 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये 7100 के नीचे फिसला तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और उस केस में शायद आपको 6750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इस गिरावट में खरीदारी नहीं करनी है। देखिए खरीदारी तभी करिए जब आपको कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले। अगर कल के लोज ब्रीच नहीं होते हैं आज मॉर्निंग में और रिकवरी में 7300 के ऊपर निकले, तब आप 7100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। बट इस गिरावट में अभी तक के लिए कोई भी साइन नहीं है खरीदारी करने का। गिरावट में टेक्निकली लग रहा है खरीदारी ना करें, सेटल होने देते हैं पहले इस न्यूज फ्लोस को, उसके बाद देखेंगे। लेकिन फंडामेंटली आप कैसे रीड करो अवस्थी साहब, और बजाज फाइनेंस में गिरावट में एक्यूमुलेट करोगे या नहीं करोगे आप? देखिए मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है ये थोड़ा सेंटिमेंटली ज़्यादा निगेटिव है। एक्चुअल नंबर्स में कितना इफेक्ट पड़ेगा वो तो आप भी जैसा बता रहे हैं कि सबका समीकरण यही है कि बहुत बड़ा कोई मटेरियल इफेक्ट शायद नंबर्स पे नहीं पड़े। ज़्यादातर लोग 25-26% जैसी ग्रोथ मॉडल इन कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के लिए। बट मुझे लगता है 7 टाइम प्राइस टू बुक पे और फॉरवर्ड पे 4 से 5 टाइम प्राइस टू बुक पे लगभग प्राइस टू परफेक्शन है। अगर मैं एक टाइम पे जिस तरीके से एचडीएफसी को वैल्यू किया जाता था 30% ग्रोथ के हिसाब से बहुत बार 30 के मल्टीपल तक ऑप्टिमिस्टिकली चला जाता था। तो अगर मैं समझता हूँ FY25 में 300 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी, अगर 25 टाइम भी ट्रेड होता है तो 7,500 के आसपास तो फेयरली वैल्यूड हो जाता है। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। और 4 से 5 टाइम प्राइस टू बुक पे मुझे लगता है ऑप्टिमली प्राइस्ड इन है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड अभी तो नहीं दिखती, बट अगर मेरे को ये स्टॉक यहाँ से करीब 7,000 15-16% और नीचे मिलता है तो शायद थोड़ी बाइंग चालू की जा सकती है। अरे बाप रे, 15-16% अगर नीचे मिलेगा तब बाइंग है।
ठीक है, मानस भी कह रहा है अभी तो अवॉइड करिए, ठीक है, डस्ट को सेटल होने देते हैं, आज भी इंपैक्ट समझ लेते हैं। कुछ हद तक स्मार्ट हैंड ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा स्टॉक में। कल जब वो सेकंड हाफ में दबाव आया और पब्लिकली खबर बाजार बंद होने के बाद सामने आई। तो ये कहानी है बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस के साथ बजाज फिनसर्व भी रडार पे आ जाएगा। थोड़ा बहुत झटका उसने भी झेला था क्योंकि वो इसके पेरेंट हैं। बजाज फाइनेंस में बजाज फिनसर्व 51-52% होल्ड करता है, तो इसको इसीलिए भी इसको भी रडार पे रखेंगे। अगर वहां पे दबाव आ गया तो इसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा, आज सुबह सुबह अपडेट देख रहा था मैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। गाबा सर चार्ट आप रेडी रखिएगा, कल आपने आईटी स्टॉक्स पे बढ़िया पिक्स भी दिए हुए हैं कभी सारे। मेरे ख्याल से जाते जाते गाबा सर का वीटीएस आइडिया था, इन्फोसिस शायद। आता हूं आपके पास, क्या अपडेट्स हैं अर्शदा? टीसीएस के लिए दो अपडेट्स है। पहले तो रिकॉर्ड डेट बायबैक की, जो 17,000 करोड़ का बायबैक कंपनी कर रही है, 25 नवंबर तय की गई है। कंपनी करीब 4,150 रुपए प्रति शेयर पर 4 करोड़ शेयर बायबैक करने वाली है। ध्यान रहे, इसमें से कुछ हिस्सा, इनफैक्ट 2.9 करोड़ टीसीएस का भी पार्टिसिपेशन होता हुआ दिखाई देगा। ये अपडेट आ चुका है। दूसरी तरफ ये मनी कंट्रोल के हवाले से एक अपडेट है कि टीसीएस ने करीब 2,000 कर्मचारियों को ट्रांसफर नोटिस दिया है, और ये खबर दरअसल आईटी एम्प्लॉय यूनियन नाइट्स की तरफ से आई है। बेसिकली कुछ कर्मचारियों को 15 दिन का नोटिस दिया गया है और अलग लोकेशन असाइन की गई है। एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि एंड ऑफ अगस्त से दरअसल इस तरह की ईमेल्स आना इनके हाथ शुरू हुई थी, और कुछ तो दूसरे ठिकानों पर चले गए हैं। लेकिन आलोचना इस पर्टिकुलर नोटिस की इसीलिए हो रही है कि एम्प्लॉय से ये यूनियन वाले कह रहे हैं कि बातचीत नहीं की और इस तरह का दरअसल नोटिस थमा दिया गया कि आपको एक्स डेट से दूसरी लोकेशन से काम करना है। अब टीसीएस इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है। मैंने भी उनको इनफैक्ट पूछा था इस पर आपका क्या कमेंट है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है उस पर। लेकिन देखते हैं ये कैसे मामला उभर कर आता है। ये ध्यान रहे कि इस समय 5 डे वर्क शेड्यूल पर सभी कंपनियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, और टीसीएस भी इनफैक्ट बैक टू ऑफिस वाली स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहा है, और उसके बाद ये कदम आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये इसका कितना असर पड़ेगा आई रियली डोंट नो, लेकिन खबर है तो हमने सोचा कि आपके सामने रख दे। लेकिन हाँ, वो रिकॉर्ड डेट जो बायबैक की तय हो चुकी है उस पर बाजार ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते सैटरडे रिकॉर्ड डेट हो गई। 4,150 पे बायबैक टेंडर रूट के जरिए 3,400 पे चल रहा है। बढ़िया 22% का प्रीमियम है। अगर कुछ बहुत शेयर भी चले गए, अवस्थी साहब खरीद लूं क्या? हाँ, बट कितना परसेंट शेयर आपके जाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल ये बात साइज है सही वो है। कंपेयर टू जो फ्लोट है, फ्री फ्लोट है, उसका से काफी छोटा है। क्योंकि स्टैंड अलोन वैल्यूएशंस अच्छा, पे पोस्ट बाईबैक होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता हाँ है नहीं, कभी। अगर वो सारे चले जाए तो मजा ही अलग है, लेकिन ये बात सही है, उसमें से पता नहीं क्या परसेंटेज मेरा बायबैक में एक्सेप्ट होगा और कितने मेरे पास रह जाएंगे। उसके लिए फिर दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3,400 पे टीसीएस आपके लिए एक बाय है कि नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से लगभग थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 10-12% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिकली 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो मुझे लगता है फेयर वैल्यू आपकी 2,800-3,000 के आसपास आती है। तो मुझे लगता है 400 रुपए, थोड़ा सा 3,400 रुपए करीब, 3,000 रुपए से करीब 10-15% ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि बाईबैक के बाद बहुत ज्यादा, अगर यही नंबर्स आते हैं तो कंपनी ये प्राइस होल्ड कर पाएगी। बिल्कुल ठीक। गावा सर, चार्ट्स चार्ट्स टीसीएस में मुझे दिन के हाईस पे टीसीएस क्लोज बदला। कल। हाँ जी, कल मैंने दिया था इन्फोसिस और एलटीटीएस, मुझे ध्यान है, लेकिन टीसीएस आज मुझे वाकई में अच्छा लगता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 3,350 के आसपास है, और ट्रेड कर रहा है करीब 3,400 के आसपास। मुझे लगता है 3,500 की तरफ जा रहा है, तो इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉप लगाना पड़ेगा, 337 पाएगा, लेकिन डिप्स एक बायबल है, जो बेस बन रहा है वो बढ़िया है। वक्त लगेगा लेकिन 3,500 पॉसिबल है। ओके, वक्त लगेगा लेकिन 3,500 चार्ट्स पे नजर आता है। बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी। टाटा मोटर्स, इसका चार्ट रेडी रखिएगा। बहेती साहब आप रेडी रखो। दरअसल इसकी सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसका आईपीओ आने वाला, उससे रिलेटेड अपडेट्स आ गए। हर्षदा, क्या अपडेट्स है हमारे पास? दरअसल इसका आईपीओ 22 नवंबर को खुलने वाला है आशीष। प्राइस बैंड भी सामने निकल कर आ गया है।
475 से 500 रुपए प्रति शेयर, ये इनफैक्ट प्राइस बैंड तय किया गया है। ध्यान रहे कि करीब करीब 3042 करोड़ का ये इशू रहेगा और ये लार्जली एक ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। उसमें आप टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स करीब 4.62 करोड़ के इक्विटी शेयर्स ऑफलोड करेगा, जो कुल मिलाकर 2313 करोड़ के आसपास के आते हैं। इतना अमाउंट टाटा मोटर्स ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। इसके आगे फिर अल्फा टीसी होल्डिंग्स भी 97 लाख शेयर्स बेच रहा है 485 करोड़ में। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड भी करीब करीब 48 शेयर बेच रहा है, 48 लाख शेयर बेच रहा है और उसका अमाउंट है करीब 242 करोड़ के आसपास। लेकिन टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा अपनी हिस्सेदारी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा, तो उनके हाथ में वो फंड्स आते हुए दिखाई देंगे। और कई डेकेड्स बाद हम देख रहे हैं कि टाटा ग्रुप से एक आईपीओ आता हुआ टाटा टेक का। बिल्कुल ठीक। टाटा मोटर्स वैसे ही अपनी चाल बढ़िया चला रहा है और अब ये वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज होती हुई नजर आएगी। खैर, चार्ट के समीकरण समझ लेते हैं, बाकी तो देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगले हफ्ते वेडनेसडे से वो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुल रहा है। बहती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? कल बहुत बढ़िया सेकंड हाफ रहा है स्टॉक के लिए। आशीष जी, चार्ट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है कंटिन्यूअसली, और जिस हिसाब से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी इंप्रेसिव लग रहा है और हमें लग रहा है कि पूरे सेक्टर का टेलविंड बहुत स्ट्रांग है और टाटा मोटर्स सर्टेनली उसे लीड करता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक में कोई भी डिप आती है तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, 655 का एक एसएल मेंटेन करना पड़ेगा। हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर है इसमें 695 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर बढ़िया है, तेजी तूल पकड़ेगी और पकड़ भी रही है। खबर भी अच्छी इस कंपनी के फेवर में आती हुई। रेड आप रखेंगे स्टॉक को। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जिस पे हमने डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लिया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। क्या है ये एफटीए नेगोशिएशन, क्यों टल रहे हैं, क्या मामला है? जो बातचीत है, जो नेगोशिएशंस है वो और समय लेंगे, क्योंकि जो यूके चाहता है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा भारत को, और देखते हैं वहां पर मामला क्या उभर कर आता है। तो जहां पर उम्मीद थी कि ये यूके के साथ जो एफटीए साइन होना था दिवाली तक, वो लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके सरकार ने कहा है कि यूके दरअसल टैरिफ कंसेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चाहता है। यूके अपने आईसी इंजन व्हीकल्स को 2035 तक पूरी तरह से फेज आउट करना चाहता है, इसीलिए दरअसल वो कंसेशंस की बात हो रही है। लो इंपोर्ट ड्यूटीज अपनी ईवीज के लिए भी दरअसल यूके मांग कर रहा है। साथ ही साथ जो दूसरे बड़े मुद्दे हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, अल्कोहल टैरिफ्स, जिसमें ऑफ कोर्स यूएसएल वाला मामला आता है, वर्क वीजास को लेकर भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। बेसिकली नेगोशिएशंस अब भी जारी है और जहां पर उम्मीद थी कि ये यूके के साथ एफटीए जल्द साइन होता हुआ दिखाई देगा, वो वैसी स्थिति नहीं है। इसीलिए इसका कुछ ओवरहैंग फिर आज यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बनता दिखाई दे सकता है। ये ऐसा लग रहा है बाकी पेंच सुलझ रहे हैं और उलझ गए हैं, ऐसा लग रहा है। ईवीज के इशू तो अपनी जगह, जो नया अपडेट आया, अदरवाइज वो लिकर रिलेटेड, रूल्स ऑफ ओरिजिन रिलेटेड, अल्कोहल टैरिफ, वर्क वीजा, वो सारे पेंच अभी फंसे ही हुए हैं। तो ये नेगोशिएशन लंबे चलेंगे और वो मेंशन हुआ तो गोयल साहब ने कहा भी है कि पेंच फंसेंगे, अभी टाइम लगेगा। यूएसए लेकिन अच्छी मूव्स में है, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सतपुते साहब, चार्ट्स पे क्या करोगे आप इस खबर को, इस डेवलपमेंट को देखते हुए? अगर ठंडा पड़ रहा है तो मेरा ये गो टू स्टॉक है, खरीदूं या रुकूं? आई थिंक थोड़ा सा रुकना चाहिए आशीष जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरह से इसमें करेक्शन हुआ है और करेक्शन इसने अपने 50 डीएम को टेस्ट करके ये थोड़ा सा रुका है। आप कह सकते हैं कि पॉज है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं जोड़ दूं, अगर आज इस खबर के चलते 1060 ये इसके लिए सप्लाई पॉइंट था, यानी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो 1060 के ऊपर अगर चलना शुरू करे तो स्विंग मिलेगा। कम से कम आप कह सकते हैं कि 1080 और प्रोबेबली 1100 तक। तो बाय करना है तो कंडीशनल बाय होगा, बाय करना है तो 1060 के ऊपर बाय करें। कंडीशनल बाय 1060 के ऊपर जब जाए तभी बाय करना है, अदरवाइज अवॉइड करें इस समय। रेट गेन, इसकी क्यूआईपी लॉन्च हो गया है, कितना पैसे उठा रहे हैं लोग? करीब 600 करोड़ का क्यूआईपी रहेगा आशीष। तो 400 करोड़ की बुक है और 200 करोड़ अतिरिक्त यहाँ पर ग्रीन शू ऑप्शन के तौर पर रखा गया है, डिपेंडिंग ऑन डिमांड। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर कितना इक्विटी डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा और किस प्राइस पर ये आईपीओ लगभग आ रहा है। तो करीब करीब 8% की डाइल्यूशन की तैयारी यहाँ पर आप
सोचकर चले। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो 643 रुपीस प्रति शेयर है, जो अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। 711 पर ये स्टॉक कल जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया था, तो ये स्टॉक आप आज रेडार पर रखेंगे उसकी QIP लॉन्च होने के चक्कर में। चलिए खुलने देते हैं, देखते कहाँ खुलता है। अच्छा खासा पैसा 600 करोड़ रुपए कुल मिलाकर मोबिलाइज करने जा रहे हैं, डिस्काउंट पे पैसा उठाया जाएगा। एक बार खुलने देते, रिएक्शन आने देते हैं, उसके बाद रिविजिट करेंगे स्टॉक को, तब एक्सपर्ट से बातचीत करूंगा। ONGC भी लिखा है रडार पे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते। एक्चुअली ONGC का कल कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है नंबर्स के बाद आशीष, और उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी कह रही है कि 1 लाख करोड़ तक का वो इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट्स कुछ JVs के जरिए। ये प्लांट 2028 से 2030 तक अंजाम देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कंपनी ने कहा है FY25 तक। दरअसल ये अपने ऑयल प्रोडक्शन को 45,000 बैरल से बढ़ाना चाहते हैं, मौजूदा करीब 10,000 बैरल्स के आसपास का है, और गैस का जो आउटपुट है वो भी बढ़ाना चाहते हैं 10 MMSCMD तक। ये FY25 तक के कुछ टारगेट्स कंपनी ने रखे हैं। नई गैस फील्ड्स कंपनी कहती है कि करीब 20% प्रीमियम अट्रैक्ट करेंगी ओवर APM गैस प्राइसेस, तो वो एक पॉजिटिव है। और हर साल दरअसल 6 से 8% ONGC का गैस प्रोडक्शन नई वेल से आता है, तो आप कैलकुलेट करके देखिए किस तरह का प्रीमियम ये क्लियरली एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। मोतीलाल ओसवाल का जो रिपोर्ट है वो बाय की रेटिंग दे रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ से 18% का पोटेंशियल अपसाइड है। टारगेट 235 का, मॉर्गन स्टैनली ने 216 का टारगेट दिया है। आउट परफॉर्मर की रेटिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। नोमुरा हाउएवर रिड्यूस कह रहा है 140 का इनका टारगेट है, तो ये स्टॉक भी आज खबरों में है, और देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है उन हाइलाइट्स पर। बड़ा डिवाइडेड है स्ट्रीट। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट 216, नोमुरा रिड्यूस 140। सेठ साहब किसके साथ जाएंगे? जी आशीष जी, ONGC का अगर हम चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हर डिप पे इट्स अ गुड बाय। अगर इसके पोजीशनल टारगेट्स देखें तो 210 215 के आते हैं, लेकिन अगर कोई हमें डिप मिले टुवर्ड्स 10 डेमा कभी भी 195 196, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होता है। तो लॉन्ग की सलाह है इन एनी डिप मिले तो लीजिए। 210 215 के टेक्निकली टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 192 रुपीज का। ओके, डिप्स में खरीदारी करनी है। मानस ने वैसे बहुत तेजी करवाई है आपको, सही एकदम सटीक पड़े थे 160 165 की जोन से। तमाम बुरी खबरें, सब कुछ गैप डाउन हुए, सब कुछ हुए, उसमें बाय का ही रणनीति चली थी, और आज 200 पे खड़ा हुआ है, और अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी स्टॉक के साथ। हर्षदा, बाकी की स्टॉक्स न्यूज। डाबर रेडार पर रहेगा आशीष, थोड़ी सी राहत इनके हाथ लगती हुई दिखाई दे रही। दरअसल आपको याद होगा कुछ समय पहले एक केस फाइल किया गया था US फेडरल कोर्ट में, जहां पर डाबर और इनकी सब्सिडरीज के खिलाफ ये केस था। इनकी एक पर्टिकुलर हेयर रिलैक्सेंट प्रोडक्ट है, और उसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ ग्राहक ने कहा कि उनको ओवेरियन कैंसर, यूट्रीन कैंसर और दूसरे हेल्थ इश्यूज उभर कर आए हैं, तो वो केस दाखिल किया गया था। अब इस पर्टिकुलर केस में अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि डाबर और साथ ही साथ डर्मोवाइवा को डिसमिस कर दिया गया है डिफेंडेंट्स के तौर पर इस पर्टिकुलर केस में। हालांकि एक सब्सिडरी नमस्ते नाम की, वो अभी भी उस केस में शामिल है डिफेंडेंट के नाम पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या डेवलपमेंट उभर कर आती है उस पर्टिकुलर केस में, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर आ रहा है डाबर के लिए। दूसरी तरफ कुछ और खबरों में आप ध्यान दीजिएगा पेटीएम पर। पेटीएम ने ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी एमेडियस के साथ एक करार किया है। अगले 3 सालों में दोनों कंपनियां मिलकर कोलैबोरेट करेंगी। इंटीग्रेट करने वाले हैं एमेडियस का एक्सपेंसिव ट्रैवल प्लेटफॉर्म, और बेसिकली सीमलेस बुकिंग का फायदा आपको पेटीएम पर मिलता हुआ दिखाई देगा, या फिर पेटीएम के जरिए मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आस्क ऑटोमोटिव कल की लिस्टिंग थोड़ी सी धीमी थी, उसके बाद पिकअप देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स ने कल कंपनी में 23 लाख शेयर खरीदे हैं 310 के भाव पर, और उसी लेवल के आसपास वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। VST टिलर्स ने 3 नए ट्रैक्टर्स दरअसल हैनोवर के एग्री टेक्निका में अनवेल किए हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। DCX की आज बोर्ड बैठक है। फंड रेज को लेकर कन्वर्टेबल इश्यूज के जरिए दरअसल ये कंपनी फंड रेज कर सकती है। सैटिन क्रेडिट केयर ने कहा है कि NCDs प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर फंड रेज की तैयारी है। 20 नवंबर को बोर्ड बैठक होगी। केन्स टेक्नोलॉजी इस सैटरडे को मिलने वाला है बोर्ड। फंड रेज या तो प्रेफरेंशियल इशू या फिर QIP के जरिए यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सभी वो स्टॉक्स हैं जो आज आप फोकस में रखेंगे।
ये लंबी लिस्ट खबरों वाले स्टॉक्स की जो आज रडार पे रखना है। डाबर इंडिया, 2 सब्सिडरीज, फॉरेन सब्सिडरीज, डाबर इंटरनेशनल और डर्मोवीवा, इन दोनों को रिलैक्सेशन मिलता हुआ। क्विकली चार्ट्स पे चेक ले लेता हूं। मानस, डाबर इंडिया प्लीज देखिए। देखिए, डाबर की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर हम लोअर साइड पे देखें तो 500 रुपए से लेकर 505 इस रेंज में काफी सपोर्ट है। उसका रीजन एक ये है, देखिए 200 वीक मूविंग एवरेज पे मेरे ख्याल से अगर आप पिछले करीब 4-5 मंथ देखिए तो 2-3 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो मेरे लिए ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जब तक ये 500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी भी कर सकते हो। और देखिए, मेन मूव तभी आएगा जब 540 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर तो आपको 600 रुपए तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे लिए डाबर एक खरीदारी का मौका दे रहा है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 500 रुपए के नीचे रहेंगे। ओके, ये है डाबर और ट्रांजिशन का समय हो गया है। गाबा सर, आपके पास याद दिला रहा हूं, 1 बजे चाचा भतीजा निफ्टी है आज। बिल्कुल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।